Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ओल्ड बुक अकेडमी चैनल पर। और आज हम सामाजिक अध्ययन का 6 क्लास का अध्याय 8 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अशोका, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, रोशन के रुपए, ये हम पढ़ेंगे। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया कैसेट खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। अब यहाँ हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ा राज्य, साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनवाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। तो इन्हें जो हम नोटों पर चित्र देखते हैं, इन्हें क्या है, पत्थर पर काटकर बनवाया गया था और फिर उन्हें सारनाथ एक विशाल स्तंभ है, उस पर स्थापित किया गया है। इस विषय में हमने अध्याय 7 में पढ़ा है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर, तो ये किसके निर्देश पर? अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है? अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी, मतलब 2300 ईस्वी पूर्व की थी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादा थे। तो चंद्रगुप्त के पुत्र जो थे बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पुत्र था वो अशोक। तो यहाँ पे हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चाणक्य के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो कि चाणक्य ने एक किताब लिखी जिसका नाम अर्थशास्त्र है। इसमें इन्होंने सारे क्या है, कैसे शासन किया जाता है, कैसे युद्ध नीति बनाई जाती है, ये सारा इस बुक में इन्होंने लिखा है। इनके बारे में हम जान लेते हैं। क्या था, नंद वंश का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था धनानंद। उसने इन्हें अपने राज्य से बहुत बुरी तरह बेइज्जत करके निकाल देता है और फिर वहां पे क्या, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं और कौटिल्य के भी नाम से जानते हैं, बहुत ही महान आचार्य और एक ज्ञानी पुरुष थे। इन्हें ये बेइज्जत करके निकाल देता है। तब ये प्रण लेते हैं कि मैं जब तक इस नंद वंश का अंत नहीं कर दूंगा, मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। और ये वहां से चल देते हैं। जब ये चल देते हैं तो रास्ते में बच्चों का समूह खेलता हुआ दिखता है। तो वहां पर एक बच्चा होता है जो एक शिला पर बैठकर वाद विवाद को सुलझा रहा होता है, एक राजा की भांति। और ये देखकर जो चाणक्य होते हैं बहुत ही प्रभावित होते हैं और उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और फिर उसे वह साथ में ले जाकर के शिक्षा दीक्षा देते हैं, उसे तैयार करते हैं और एक छोटी सी सेना बनाते हैं जिससे आकर अपना रण पूरा करते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा एक किस्सा मैंने आपको सुनाया जो कि चाणक्य के बारे में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। वंश क्या है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, उनका नाम क्या है? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, पुत्र अशोक।
तो चंद्रगुप्त का जो पुत्र था वो बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र जो था अशोक। तो ये क्या हो गया, एक वंश हो गया, मतलब एक के बाद एक, मतलब इसका पुत्र राजा बना, फिर उसका पुत्र राजा बना, फिर उसका पुत्र राजा बना, तो इसे वंशवाद कहेंगे। ठीक है, वही यहाँ पे वंश कहा जा रहा है। आगे, साम्राज्य में बहुत से नगर थे, तो मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। नीचे हम देखेंगे मानचित्र, देखिए ये दिखा रहे हैं, दिखाऊंगा अभी। इनमें साम्राज्यों की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख हैं। तक्षशिला जो है विश्व का सबसे पहला महाविद्यालय जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो ये तक्षशिला जो यहाँ पे नाम आ रहा है, थोड़ा सा ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करते चलते हैं। तो तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मैप, जो यहाँ कहा जा रहा था, जो ब्लैक जो दिखाए गए हैं, ये मौर्य साम्राज्य दिखाया जा रहा है। यहाँ पे तक्षशिला हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैन हो गया, ये प्रमुख है यहाँ पे। और जहां अभिलेख दिखाए गए हैं वो रेड है, जहां पे अभिलेख लगवाए ये रेड जो बिंदु दिखाए गए ये सब अभिलेख। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदु से दिखाया गया है। यहाँ भी कह रहे हैं जहाँ शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे, ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर आते हैं, जो दिखाया जा रहा है उसी की बात करी जा रही थी। तो भाषाएं बोलते थे, वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहना करते। तो आज भी आप देखते हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग पोशाक, अलग अलग तरह का व्यंजन, भोजन वगैरह हमें देखने को, खाने को मिलता है। तो वो उस समय भी था। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, यह बात हो रही है साम्राज्य राज्य से कैसे भिन्न है। चूंकि साम्राज्य राज्यों में बड़े होते थे, साम्राज्य जो हुआ करते थे राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी। और इसी कारण कर इकट्ठा करने के लिए भी उन्हें ज्यादा अधिकारियों की जरूरत होती थी। जैसे आज आप सेल टैक्स, इनकम टैक्स अधिकारी देखते तो उस समय भी ये रखे जाते थे नियमित रूप से कर वसूलने के लिए। साम्राज्य का प्रशासन, यहाँ साम्राज्य का प्रशासन पढ़ेंगे। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। यहाँ कहा जा रहा है मौर्य साम्राज्य जो था बहुत ही बड़ा था, इसलिए वहां पर अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। आज भी आप देखते हो अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से शासन और नियम होते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो वही वहां की बात करी जा रही है। पाटलिपुत्र और उसके आसपास, तो यहाँ कहा जा रहा है पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो पाटलिपुत्र और इसके आसपास का जो एरिया था उस पर इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। तो जैसा बताया गया कि आज भी अधिकारी नियुक्त करे जाते हैं कर वसूलने के लिए। तो उस समय भी क्या है, अधिकारी नियुक्त करते थे इन लोगों से, पशुपालक हो गए, किसान हो गए, शिल्पकार, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा देते थे। इसमें कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था, आज भी वेतन पे ही रखे जाते हैं, उस समय वेतन पे रखे
जाते थे। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। जैसे आज आप देख रहे पोस्टमैन जो होते हैं, डाकिया, वो एक जगह दूसरी जगह जाते हैं संदेश पहुंचाने के लिए जो आए हुए होते हैं लोगों के। तो आजकल तो खैर मोबाइल वगैरह चल गए, तो वो चीज इतनी नहीं रही है, लेकिन फिर भी अगर आप शासक की बात करेंगे तो वो पत्र ही चलते हैं, जहाँ घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। तो जासूस भी रखे जाते थे जो क्या अधिकारियों को गुप्त रूप से उनके कार्य को देखते थे, निगरानी रखते थे, और अगर कुछ गलत किया करते थे या गलत होता देखते तो वो राजा तक पहुंचाया करते थे, जिससे राजा खुद से उन चीजों को ध्यान रख सके। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राजा परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो कहा जा रहा है यहाँ पे इनसे ऊपर एक सम्राट हुआ करता था जो राजा परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियां शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। तो स्थानीय कुछ परंपराएं, नियम होते हैं जिन्हें हर जगह हर लोगों को मानना पड़ता है, उस जगह के स्थानीय नियमों परंपराओं। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता। तो यहाँ कह रहे हैं जो भी इन्हें संसाधन कर या भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है, अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम से कंबल और दक्षिण भारत से सोने। तो उत्तर पश्चिम से जो पंजाब साइड कहलाता है कंबल आया करते थे, और दक्षिण भारत से सोने कीमती पत्थरों के प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। तो संसाधन जो हुआ करते थे कुछ नजरानों के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब यहाँ पे हम नजराना जान लेते हैं, क्या है नजराना। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से। तो नजराना जो था अनियमित रूप से किया जाता था, जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। तो जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे। यहाँ पे कहा जा रहा है नजराना ऐसे लोगों से लिए जाते जो स्वेच्छा से देते थे। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। तो यहाँ मेगास्थनीज जो था इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या था। सिकंदर के दो सेनापति थे, जो एक जिसका नाम एक सेल्यूकस था और एक निर्याकस। तो इसमें से क्या सिकंदर की मृत्यु के बाद जो शासन संभाला था वो सेल्यूकस ने संभाला था, और ये सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ये हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों और शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, और उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे साथ साथ राजा के, सम्राट के, जिससे कि उन पर धूप ना पड़े, छांव बनी रहे। एकदम प्राकृतिक मतलब परिवेश बनाकर चलते थे। जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। अब इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते हुआ करते थे, तोतों का झुंड हुआ करता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाया करते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते, और राजा जो हुआ करता था हथियारबंद महिलाएं जो हुआ करती थी अच्छी ट्रेंड, उनसे घिरे रहते थे, जिससे उन पर कोई हमला ना कर सके, मार ना सके। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कोई उन्हें मार ना दे, हत्या ना कर दे। उनकी खाना खाने के पहले खास नौकर उनका खाना चखा करते थे, जिससे
जहर वहर ना मिला हुआ, ये टेस्ट करने के लिए, ये चेक करने के लिए चखाया कर जाता था उन्हें खाना। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। इतनी रोचक बात है यहाँ पे कि 2 रात कभी एक कमरे में लगातार नहीं सोते थे, इतना डर रहता था एक इतने बड़े राजा को भी। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, अब पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में देख लेते हैं क्या। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ नगर है, जिसमें 570 बुर्ज की बात करी जाएगी, गुम्बद बना दिए जाते हैं, जिनमें क्या सिपाही बैठकर पहरा देते रहते हैं। सर्दी बारिश उसके लिए बनाए जाते हैं, जिससे वो आराम से उसमें बैठ सकें और सर्दी बारिश से बच सकें। तो वो 570 बुर्ज बने हुए थे और 64 द्वार। इसमें 64 द्वार, कितना भव्य एक महल था, पूरा विशालकाय शहर जैसा। 2 और 3 मंजिल वाले घर, 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने। राजा का महल भी काठ से बना है। तो राजा का महल जो बना था वो लकड़ी से बना हुआ था, जिसे पत्थर से नक्काशी से अलंकृत किया गया, और पत्थर की नक्काशी से मतलब डिजाइनिंग की गई थी पत्थर से। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से घिरा था। और ये चारों उद्यानों मतलब जंगल वगैरह और चिड़ियाओं के बने हुए बसेरों से घिरा हुआ था, एकदम प्राकृतिक परिवेश था। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। इसके बाद अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। वहां रहने वाले लोग जो हुआ करते वो स्वतंत्र हुआ करते थे। उनसे बस इतनी उम्मीद होती थी कि वे हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दे। तो मधु शहद को कहते हैं और मोम आप जानते हैं। तो ऐसी चीजें उन्हें वो प्रोवाइड कराएंगे, लाकर देंगे, उपलब्ध कराएंगे। बाकी वो स्वतंत्र थे। अशोक एक अनोखा सम्राट, देख लेते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तो यहाँ कहा जा रहा है अशोक जो थे मौर्य वंश से सबसे प्रसिद्ध शासक रहे हैं। वह उनके बाद फिर जितने भी शासक रहे हैं उन्होंने उनके जो बौद्ध धर्म अपना लिए तो उस पर वो लोग चले और वो प्रचार प्रसार में, तो इतने वो फेमस नहीं हुए जितने अशोक हुए थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में। तो प्राकृत भाषा आम भाषा बोलचाल की हुआ करती थी, जैसे हम आज हिंदी बोलते हैं तो ये बोलचाल हमारी लोकल भाषा हो गई। ऐसे ही ये प्राकृत भाषा उस समय की लोकल भाषा हुआ करती थी और ब्राह्मी लिपि में क्या है लिखा करते थे। तो जैसे आज हम जो बोलते हैं वो तो हिंदी हो गई, जो बोलते हैं वो हिंदी हो गई, और जो लिखते हैं वो देवनागरी होती है। ठीक है, वो देवनागरी होती है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी जो लिखने वाली, और जो बोला करते थे वो प्राकृत भाषा हुआ करती थी। अब कलिंग के युद्ध का वर्णन है यहाँ पे। अशोक के अभिलेख ये पढ़ लेते हैं क्या है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। मतलब उन्होंने क्या, राजा बनने के 8 साल बाद उन्होंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे। ये बता रहे हैं 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसमें मुझे अपार दुख हुआ, और इसमें उन्हें बहुत ही दुख हुआ ऐसा देखकर। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं। किसी भी जब देश में युद्ध चलता है तो वहां जाने वाले लाखों लोग, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रवण भी मारे जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रवण जिनका कोई दोष नहीं होता, उन्हें युद्ध से कोई मतलब नहीं होता, वो लोग भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। धम्म से मतलब है धर्म। ये वही कहा जा रहा है यहाँ पे, जो है प्राकृत भाषा में धम्म बोला जाता था, धर्म को। दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया।
मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से बहुत अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश दे रहा हूँ, और इसमें लिखा है, ये जो अभिलेख मैं दे रहा हूँ भविष्य के लिए संदेश दे रहा हूँ और एक उत्कीर्ण करवा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे जो कलिंग का युद्ध की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो धर्म जो है संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, यहाँ पे कहा जा रहा है धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। तो कलिंग का युद्ध के बाद क्या हुआ है, कलिंग के युद्ध में लाखों लोग मारे गए, खून खराबा हुआ बहुत ही बुरी तरीके से। ये सब देखकर अशोक जो थे इन्हें बहुत ही दुख पहुंचा, और उसी दौरान क्या हुआ, एक बौद्ध ऋषि आते हैं ये सब देखकर, खून खराबा देखकर, और वो इन्हें क्या है शिक्षा दीक्षा देते हैं, इन्हें बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं, और ये उनसे बहुत प्रभावित होते हैं, और ये जो है युद्ध नीति त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और उसके प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की मूर्ति को देखने को कहा जा रहा है। ये जो यहाँ पे दिखाई गई ये वाली मूर्ति, ये बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। ये बिहार के रामपुरवा में एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा है, और ये अभी इस समय जो राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, कलिंग है, और तीन और आपको दे दिया XYZ, तो उसमें आपको कलिंग आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अशोक का धम्म क्या था, यह कहा जा रहा है कि अशोक का धम्म क्या था। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे युद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी, बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर ही तो उन्होंने जैन धर्म अपनाया था। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। तो उनके राज्य में, उनके शासन में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे, और कई बार उनमें लड़ाई झगड़े हो जाते थे। ये सब देखकर उन्होंने सोचा कि मुझे जरूर कुछ करना चाहिए। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। तो तब उनके मन में यह आया कि इन समस्याओं का निदान करना भी उनका कर्तव्य है, प्रजा भी उनके एक बच्चों की तरह है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात, अब यहाँ पे धम्म महामात जो आया है ये इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ सकता है। धम्म महामात कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, नीचे हम पढ़ते हैं किन्हें कहते हैं। नाम के अधिकारी की नियुक्ति को जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते हैं, जगह जगह धर्म की शिक्षा देते हैं, उन्हें धम्म महामात कहते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए, और इसी के साथ उन्होंने संदेश कई स्थानों पर स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया
कि वे राजा के संदेश को पढ़ पढ़कर सुनाएंगे, जो नहीं पढ़ सकते हैं उन्हें पढ़कर सुनाएंगे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रचारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा का भी व्यवस्था की। तो अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या थे ये देख लेते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम का नहीं है, उनका ऐसा कहना था। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या ये हैं? अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रवणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि अपने धर्म की प्रशंसा करना, दूसरे के धर्म की निंदा करना बहुत ही गलत बात है। दोनों ही गलत बातें हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने ये कहा है कि उनके जो धर्मादेश थे वो भी हमसे एक लोकल भाषा में, एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। ब्रह्म लिपि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। तो किससे उत्पन्न हुई है? ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो आ शब्द है उसे हम अलग अलग लिपियों में अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो देखिए, ये आरंभिक जो ब्राह्मी भाषा थी इसमें आ को हम इस ढंग से लिखा करते थे, और देवनागरी में तो आपको पता ही है कि हम इस ढंग से आ को लिखते हैं हिंदी में, और बांग्ला में देखिए इस ढंग से कुछ लिखा जाता है, मलयालम में कुछ इस ढंग से लिखा गया है, ये मलयालम में हो गया, और तमिल में इस ढंग से लिखा गया है ये। तो ये अलग अलग लिपियों में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। अब अन्यत्र देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। तो 2400 वर्ष पहले अन्यत्र देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। तो 2400 वर्ष पहले चीन में चीन की दीवार का निर्माण शुरू हुआ था। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। तो किनसे रक्षा करना था? पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। 2000 वर्षों तक ये कार्य चलता रहा। साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। इसका कारण ये रहा कि साम्राज्य की सीमा बदलती रही, और हो सकता है जिसमें काम रुक जाया करता होगा, तो साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही, यही कारण रहा होगा। ये दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, और ये 6400 किलोमीटर लंबी दीवार है तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई है। 6400 किलोमीटर लंबी दीवार। इसकी ऊपरी सतह एक सड़क जैसी चौड़ी है। ऊपरी सतह जो है सड़क जैसी चौड़ी है। इसकी खासियत है ये, इस दीवार को बनाने के लिए 1000 लोगों को काम करना पड़ा था। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हैं। वही जो मैंने बताया, इस सैनिकों सिपाहियों को बैठने के लिए
सर्दी गर्मी धूप से बरसात से बचने के लिए बनाया जाता है गुम्बद। तो ऐसे इस पे क्या है, बुर्ज बने हुए हैं निगरानी के लिए 100 से 200 किलोमीटर दूरी पर। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, ये जान लेते हैं हम आगे। तो ये कही जाती है कि चंद्रमा से जब इस दीवार को देखो तो ये एक सीधी रेखा की तरह दिखती है। चंद्रमा से मतलब दिखती है, ये आप ये सोचिए कितनी विशालकाय बनी हुई है। यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द हैं जो देख लेते हैं। साम्राज्य, किसी शासक का शासनकाल जो होता है उसे साम्राज्य कहते हैं। राजधानी, जैसे भारत की राजधानी है दिल्ली। अधिकारी, तो आगे आप देखते हो अधिकारी जो सरकारी महकमों में रखे जाते हैं वो अधिकारी होते हैं। उसके बाद संदेश वाहक का एक हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि पोस्टमैन, डाकिया। प्रांत, प्रांत जैसे हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो ये प्रांत हो जाते हैं। धम, धम आप जानते हैं धर्म, ये प्राकृत रूप है। आरंभिक ब्राह्मी जो लैंग्वेज थी उसका प्राकृत रूप है लिपि का। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो मौर्य साम्राज्य की शुरुआत जो हुई थी 2300 साल पहले हुई थी, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये मानचित्र 6 में रेशम मार्ग से महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग दिखाए गए हैं, जो ये कलर से दिखाए गए हैं, ये व्यापारिक मार्ग है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, देखिए ये रेड कलर का ये है, फिर ये हल्के जामुनी कलर में है। तो ये व्यापारिक मार्ग दिखाए गए हैं सारे। ये देखिए नीचे ही दिखे हैं, जो ये डार्क रेड है, ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। और जो थोड़ा ग्रीन है, ये मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे। और जो मेहंदिया कलर है, ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे। और जो रेड कलर है, बिल्कुल शुष्क लाल है, ये मार्ग ईरान फारस के शासकों के नियंत्रण में थे। और जो जामुनी कलर है नीचे, इन मार्गों पर रोमन शासकों का शासन था, नियंत्रण था। ये मंगोलिया शासन दिखाया गया है। मंगोलिया जो था ये यहाँ पे सारे जो दिखाया गया है, रेड रेड वाला, हरा वाला नहीं, जिसमें मैंने मार्किंग कर हुआ है। आगे की बात है, कुछ डाल लेते इसमें। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तो मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? 2200 साल पहले। ये भी इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ और कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन, पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इसके बाद यह शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके और कुछ राज्य जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई तब तक ये टिके रहे। शकों के बाद कुषाणों का, शकों के बाद जो कुषाणों का शासन आया, लगभग ये 2000 वर्ष पहले का है, शासन स्थापित हुआ। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। तो मौर्य सेना नायक थे, सेनापति, सेना नायक, उन्होंने क्या, पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कर्ण और शुंगों के बाद कर्ण तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चलता रहा जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। इसमें देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों और शकों का शासन था। इसमें पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। तो सातवाहन शासकों के बाद कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 साल तक टिका रहा। तो ये सातवाहन जो 2100 साल पहले स्थापित हुआ था, ये लगभग 400 साल तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। तो 1700 वर्ष पहले वकाटक, मतलब ये जो यहाँ सातवाहन के बाद वकाटक का शासन स्थापित हुआ। दक्षिणी भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व
तो दक्षिण भारत में 2228 से 18 साल पूर्व के बीच चोलों और चेरों और पांड्यों ने शासन किया। 15 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। तो 15 साल पहले दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई जो पल्लवों और चालुक्यों ने स्थापित किए थे। इसके अलावा और भी कई राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों और पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलती है। जाहिर सी बात है, हिस्ट्री और इतिहास के बारे में जो पांडुलिपियां मिली हैं उनसे पता लगता है, पांडुलिपि जो आएंगी, और जो कुछ पुस्तकें लिखी हैं उस समय के लोगों ने, शास्त्रियों ने, और जो राइटर हुआ करते तो उनसे हमें जानकारी मिलती है। बाकी कुछ जो है पुरातत्व विभाग जो खोजबीन करता है, शिलालेख मिलते हैं, उनसे मिलती है। इन सबके साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे हैं जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो कुछ ऐसे भी सामान्य महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का भी योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, तो इनमें जो कहा गया है सामान्य लोगों कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार प्रगति। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन की रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते, मॉडल 6 में दिखाया गया है, समुद्री रास्ते भी खुले हैं। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। इसी के साथ मंदिरों और स्तूपों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई और वैज्ञानिक खोजें हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। तो ये सातवाहन सिक्का है, यहाँ पे जो दिखाया गया है कांच का है। तो ये शक वंश का सिक्का था, और ये कुषाण का सिक्का है, कुषाण वंश का। ये हिंदी वंश का सिक्का है। तो आगे हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। और आज के लिए इतना ही। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.